नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह मुख्यतः उप प्रधानमंत्री के संबंध में है। पिछली क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री से रिलेटेड बात किए थे और आज उप प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उप प्रधानमंत्री का जो पद है यह वास्तव में भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसका मतलब संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो उप प्रधानमंत्री का संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं पे कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कहीं भी संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि जब यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है तो यह कैसा पद है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह एक राजनीतिक पद है। कैसा पद है? राजनीतिक। यह एक पूर्ण रूप से राजनीतिक पद है। ठीक है ना। तो ये दो बातें हम लोग समझ गए कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, अर्थात यह एक संवैधानिक प्रावधान नहीं होने की वजह से किस प्रकार का यह पद है, तो यह एक राजनीतिक पद है। कैसा पद है जी? एक राजनीतिक पद है ना। ओके, अब दूसरी बात हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो कि दो बात समझ गए कि संवैधानिक पद नहीं है अर्थात संवैधानिक प्रावधान नहीं है, अर्थात भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं है, ठीक है। इसलिए यह पूर्ण रूप से एक राजनीतिक पद है, ठीक है। अब तीसरी बात आप देखें यहां पे उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों हुई। राजनीतिक पद है तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो वास्तव में राजनीतिक पद होने की वजह से हम यहां पे कह सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में क्या करता है, तो उसके सभी कार्यों का निर्वहन करता है। तो उप प्रधानमंत्री क्या करता है भाई? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों का निर्वहन करता है ना, अर्थात प्रधानमंत्री के सभी कार्यों को करता है। प्रधानमंत्री के सभी कार्यों को करता है, ठीक है ना। तो उप प्रधानमंत्री समझ गए कि क्यों इसकी आवश्यकता हुई। तो वास्तव में उप प्रधानमंत्री, जब भी प्रधानमंत्री अनुपस्थित होते हैं तो उस समय उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के सभी कार्य को करते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात कि एक बात तो हो गई कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री इनके सभी कार्यों को करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ क्या कि प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दें, इन दोनों स्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। स्पष्ट हो गई बात? क्या कह रहे हैं? अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के कार्यों को उप प्रधानमंत्री करता है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो इन दोनों स्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण नहीं करता है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में
डिप्टी पीएम प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है। नहीं करता है। आ गई बात समझ में? तो ध्यान देना है तीन बातें। कौन कौन सी? अनुपस्थिति, अनुपस्थिति को हम लोगों ने कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में तो उप प्रधानमंत्री उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे, सभी कार्यों को करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, इन दोनों स्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण नहीं करता है। देख रहे ना, ग्रहण नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? तो इससे यह पता चल गया कि उप प्रधानमंत्री की आवश्यकता क्या है, कि यदि कभी प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं तो उस दौरान वह क्या करेगा, उनके कार्यों को। जैसे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं तो उस दौरान उप प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उनके सभी कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि अब तक कितने उप प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत में बनाए जा चुके हैं। तो अभी तक देखिए, तो अभी तक 8 व्यक्तियों को डिप्टी पीएम बनाया गया है ना। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 8 उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, तो प्रारंभ करते हैं हम लोग नेहरू के कार्यकाल से। देखिए, तो नेहरू काल में मतलब 1947, क्लियर ना, 47 से। तो नेहरू काल में उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। तो उप प्रधानमंत्री कौन थे भाई? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्पष्ट है किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, मंत्री थे वो उस समय, और इन्हें डिप्टी पीएम भी बनाया गया था, है ना। नेहरू काल के बाद क्या आया? इंदिरा काल का, इंदिरा गांधी का काल, इंदिरा काल। और ये आपका 1966 से 76 तक था, 10 साल का कार्यकाल था। इसमें इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किसे बनाया गया था प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम? तो यहां पे गुलजारी लाल नंदा एवं चौधरी चरण सिंह को बनाया गया था। तो गुलजारी लाल नंदा एवं मुरारजी देसाई को बनाया गया था। तो दो व्यक्ति, गुलजारी लाल नंदा और मुरारजी देसाई, दो व्यक्तियों को इंदिरा काल में क्या बनाया गया था? डिप्टी पीएम बनाया गया। दो व्यक्ति बने थे, है ना। तो इनका भी ध्यान रखना है, गुलजारी लाल नंदा और मुरारजी देसाई। स्पष्ट है। अब मुरारजी देसाई के कार्यकाल में देखिए, तो इनका कार्यकाल था 1977। इंदिरा गांधी का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद से 1977 में मुरारजी देसाई का कार्यकाल हुआ। और इनके कार्यकाल में जगजीवन राम एवं चौधरी चरण सिंह, दो व्यक्ति को पुनः डिप्टी पीएम बनाया गया। जगजीवन राम एवं चौधरी चरण सिंह।
ठीक है ना, इन दोनों को ही उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसके बाद चौधरी चरण सिंह का काल आया। चौधरी चरण सिंह, इनका काल 1979, 2 साल के बाद ही, चूंकि मोरारजी देसाई का कार्यकाल क्या था, छोटा था, तो चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में चाहवाण जी, वाईवी चाहवाण, इनको डिप्टी पीएम बनाया गया, है ना। और इसके बाद आया आपका कार्यकाल चंद्रशेखर का। तो चंद्रशेखर के कार्यकाल में देखिए, ठीक है ना, चंद्रशेखर का कार्यकाल 1990 का था, और 90 में चौधरी देवी, 1990, इसमें जो है चौधरी देवी लाल, है ना, चौधरी देवी लाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसके बाद अंतिम जो उप प्रधानमंत्री का पद है वह लालकृष्ण आडवाणी का है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी 2002 के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी में लालकृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। तो ये स्वतंत्र भारत के अब तक के 8 डिप्टी पीएम हैं, उप प्रधानमंत्री, जिन्हें अलग अलग प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये बातें थी। वीडियो यदि अच्छी लगे, जानकारी आपको लगे कि आपके कार्य के अनुरूप है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।